प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी डेट शीट चेंज हो गई है। मैंने उसके लिए वीडियो भी डाल दिया है कि आपकी डेट शीट चेंज हो चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था 16 तारीख से, वो आपका 16 तारीख से ना हो करके चेंज हो चुका है। मॉडल पेपर 1 देख रहे हैं हम, और इस तरह से 2-3 मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगा, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। इनको अच्छे तरीके से कर लेना, समझ लो मैं कैसे समझा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में जब पेपर आए तो आप कंफ्यूज ना हो और अपने आंसर्स को बड़े तरीके से कर पाओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस आपको सिंपली एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना है, आपका आंसर सारा सही हो जाएगा। केवल और केवल 26 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, तो आसानी से आप 26 नंबर जो है गेन कर सकते हैं। आपका जो पहला पेपर होगा गणित का, ये होगा रविवार को, यानी कि 17 तारीख को। 17 तारीख को 10:30 से 1 बजे। तो आपका जो पहले का टाइम टेबल था उसमें था गणित का पेपर 16 तारीख को शनिवार को। अब आपका शनिवार को ना होके संडे को है और 17 तारीख को है। टाइम भी चेंज कर दिया गया, पहले वाला पेपर 2 बजे से 4:30 बजे था, अब आपका पेपर हमेशा 10:30 बजे से 1 बजे रहेगा। तो चलिए इस मॉडल पेपर 1 को आप देख रहे हैं, हमें मॉडल पेपर 1 है, इसी तरह से मॉडल पेपर 2, 3, 4 को मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम बेहतरीन हो पाए। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 8 का है, 2021-22 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जो हम इसके सॉल्यूशन को बढ़िया तरीके से समझेंगे, करेंगे और समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका है a/b का योज्य प्रतिलोम होगा, यानी कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जो है इसका उल्टा होता है। यानी कि अगर ये प्लस का है, a/b क्या है, प्लस का है, देखो इसका आगे साइन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव वाला होगा। तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जो वही संख्या होगी, लेकिन उसको अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारे पास उसका मान 0 आ जाएगा। तो अगर हम -a/b जोड़ें इस वाले संख्या में, इस वाली डिजिट में अगर हम -a/b जोड़ दें इसके अंदर, ये वाली ऑप्शन बी को जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये चीज समझनी है आप। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 3x बराबर 21 है, मैं x का मान आपको बताना है। तो 3x बराबर 21 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया है 3x बराबर 21। तो हम यहाँ पे x हमें निकालना है, x छोड़ देंगे, इधर x के साथ 3 गुणा है तो 21/3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 सते 21, यानी 3 1 जा 3, 3 7 जा जो है क्या हो जाएगा 21। तो आपका आंसर आ जाएगा 7, है ना। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, क्योंकि 3 से कितने बार में कट जा रहा है, 21, 7 बार में, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 7। अब हमारे पास x का मान 7 कहाँ पे, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाए। इसमें क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, समझ में आया आपको। रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो रेखिक समीकरण जो भी होगा ना, रेखिक, ध्यान रखना रेखिक, ठीक है। रैखिक समीकरण में चर की घात अधिकतम हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि रेखिक समीकरण का पूछेगा तो उसमें चर की घात क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो हमको पता है वो डायगोनल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। सभी को अच्छी तरह से याद होगा, तो इसको हम विकर्ण बोलते हैं। एक एक नंबर आपको मिलता जाएगा, जैसे जैसे आप एक आंसर सही कर देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर लाना चुटकियों का काम है, चुटकियों का, लेकिन आपको वीडियो समझना होगा। अगला जो 5वां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपको बतानी है कैसी होती हैं। सभी को पता है समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। कोई भी ऐसा चतुर्भुज जो है ये रहा, और इसका जो है यहाँ पर हम निकाल देते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर, इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। इस भुजा की सम्मुख भुजा ये है, ये भी बराबर होती है। हम समांतर चतुर्भुज को थोड़ा टेढ़ा भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज मतलब होता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये भी आपका ये वाला और ये वाले बराबर है, और इसी तरह से ये वाला और ये वाला बराबर है। तो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग यानी कि जिसका वर्ग निकाल सके, तो हम 20-25 का वर्ग निकाल सकते हैं। 20-25 का वर्ग अगर आप निकालोगे, रफ वर्क करके देखना आप, तो आपका 20-25 का हमेशा वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, निकालना आना भी चाहिए। अगर निकाल नहीं पाओगे तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी, और समस्या हो गई तो आपको ही नुकसान होगा। तो 20-25 का वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा, सभी को पता होना चाहिए कि इसका वर्ग जो आता है वो आता है 45, ठीक है। इसके बाद में 441 का वर्ग निकालते हो अगर आप, 441 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 441 का होता है आपका
21। देखने में ही लग रहा है कि किसका क्या होगा। और 81 का क्या वर्ग होता है, तो 9 होता है। यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या को इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह से ये 21 को फिर से 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 441 आ जाएगा। इसी तरह 81 लाना है तो 9 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। लेकिन ये 79 जो है ना, ये नहीं आ पाएगा। 79 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 79 का वर्ग हम निकालते हैं तो पॉइंट में आएगा, यानी कि इसका वर्ग जो आएगा 8.8 आएगा। ठीक है, और भी आगे डिजिट आएंगे, 0.888 करते हुए चलता रहेगा ये। तो इतना हमारा पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है, जिसमें पॉइंट आया वो पूर्ण नहीं है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। निम्न में से कौन सी संख्या की वर्ग संख्या के अंत में एक आएगा, तो कौन सी संख्या के वर्ग के अंत में एक आएगा। देखो 9 में 81, तो यहाँ पर जो है लास्ट में 109 का जब वर्ग करते हो तो क्या आएगा, मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। तो 109 का अगर आप वर्ग करते हो तो 109 का वर्ग कितना आएगा, आप आइडिया से बता सकते हो, तो ये आ जाएगा, या फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 1, 1, 8, 1, नहीं गलत हो गया, मैं इसको बता देता हूँ। हाँ, 109 का जो वर्ग होगा ये हो जाएगा आपका 11, 88, 1। अच्छा 82 का जो वर्ग होगा इसको निकाल के देख सकते हैं आप, आपको गुणा करके आना चाहिए। देखो डायरेक्ट आंसर तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पूछ क्या रहा है। तो ये आ जाएगा 6724। इसके भी अंत में एक नहीं आया, इसके अंत में एक आ चुका है। अंत में देखो, अंत में एक आना चाहिए ना, तो यहाँ पे देख रहे हो 77 का वर्ग जो होगा 77 इंटू 77 करके देखेंगे, तो 77 इंटू 77 करते हो तो क्या आता है, 5929 आएगा, 5929। और इसके बाद में 123 का वर्ग करके देख लो, तो 123 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 123 इंटू 123 करोगे तो आ जाएगा 15129। तो इन सभी में किस में एक आया लास्ट में, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा है अंत में किसके एक आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया आपको। 120 का 80% होगा भैया, जितने का भी 80% निकालना है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं है। देखो हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो हमारा किसमें से आपका जो है कितने अंक हैं, आपका 120 का 80% निकालना है। तो कभी भी जो संख्या होती है उसका प्रतिशत निकालने के लिए जितनी भी संख्या दी हो उसमें क्या करना है, 120 का कितना निकालना है, 80% बटे में क्या कर देंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो, दोनों जीरो ऊपर वाले दोनों जीरो नीचे वाले कट गए। तो 12 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ लो, तो 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो कितना आता है, 96। तो आपका 120 का 80% कितना आएगा, 96। इसमें 96 ऑप्शन कहाँ है, तो सी ऑप्शन है। तो हमारा पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, जब किसी का जो कोई चीज दी हो और उसका प्रतिशत पूछे तो उसी के साथ उसका गुणा करके 100 से भाग दे देना है। ठीक है, ये समझ में आया। जब आपका क्वेश्चन चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रतिशत निकालते हैं। तो जब भी कोई संख्या दी हो और उसका कुछ परसेंट पूछे तो उस संख्या में उसको गुणा करना है और बटे में 100 कर देना है, तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो 96% जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 8 नंबर मिल जाने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो सभी को पता है तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सभी को पता है, इसमें कहने वाली बात तो है नहीं, समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों कोणों का योग पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा मूल बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पे है ना मिस्टेक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल बिंदु, हमेशा जो आप मूल बिंदु क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ये होती है मूल बिंदु, जिसको हम यहाँ पे 0x भी होता है और 0y भी होता है, तो 0 0 होते हैं यहाँ पे दोनों। तो मूल बिंदु का पॉइंट ये होता है, तो यहाँ पे हर हर चीज 0 0 होती है। तो 0 0 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में हम जीरो के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 शुरू होगा, और नीचे जाएंगे तो -1 2 3 शुरू होगा। इधर लेफ्ट में जाएंगे तो -1 2 3 शुरू होगा, इधर राइट में जाएंगे तो +1 2 3 शुरू होगा, है ना। आपने देखा भी है, ये ग्राफ आपको बुक में भी दिया गया है। इसके बाद में है 6xy तथा 4x² का गुणनफल है। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है भैया। गुणा करके देखते हैं, देखो समझना है इसको है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ये गुणा करने को बोल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ देखिए यहाँ पे है 6xy, इसके साथ क्या गुणा करना है, 4x²। सबसे पहले तो जो आपको नंबर दिए ना, नंबर को गुणा कर दो।
तो 6 चौक 24, तो 24 तो ये आ गया बराबर का, 24 तो ये आ गया। तो 24 का आंसर देखो, ये तो है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में से कोई एक है। अब देखते हैं, क्योंकि 24 आ गया ना, 24 तो इन दोनों में है नहीं, तो ये तो हट गए, बस बचे दो, ए और सी। अच्छा, एक्स के साथ एक्स गुणा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो सेम होती है वो सेम गुणा हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स एक है, एक्स की पावर कितनी है, एक, दिखाई नहीं देती है, वो पावर एक होती है। तो एक्स की पावर यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक्स की पावर दो है। तो एक्स की पावर कितनी होगी टोटल मिला के, एक्स की पावर हो गई 3। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पावर और एक्सपोनेंट वाला, जिसमें एक्स की घात 1 गुणा में एक्स की घात 4, तो बराबर दोनों की जब नीचे वाली बेस सेम होती हैं तो घात जुड़ जाती हैं। तो एक्स की पावर होती है 1 प्लस में 4 बराबर में एक्स की पावर 5, यही होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स एक है, एक्स की पावर 2 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, दोनों में एक्स कॉमन है, यानी कि इनकी घात जुड़ जाएगी। तो दो घात यहाँ पे है, एक घात इसकी 1 है, तो ये 3 हो गई। और वाई इसमें नहीं है तो वाई डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये वाई आ गया। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है 24x³ है, तो ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है मिस प्रिंट है, इसको हम क्रॉस इनटू कर लो, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है। अब देखो 5 गुणा 5/6 यानी 5/6 इंटू 5/6 5/6 5/6, 4 बार 5/6 को गुणा किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो हमें पता है 5 की पावर 4 और 6 की पावर भी 4, तो 5/6 की पावर जहाँ पर हमें 4 मिलेगी वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं, ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से याद होता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, हम इसको खोल के लिखते हैं तो आ जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का साइन आता है तो माइनस लग जाता है, इनटू में ये 2 ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इनटू में ये a हो जाता है, इनटू में ये b हो जाता है, फिर आपका अगला वाला जो है ये माइनस का प्लस हो जाता है और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये वाला जहाँ पे भी हमारे पास आंसर है वो हमारा सही होगा। तो a² - 2ab + b², डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा अगर ये ऐसा दिया होता a² - b² तो हमारा चेंज हो जाता आंसर, ठीक है। चलो हम बाद में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं, तो हम जब भी 2 अंकों की संख्या ए बी को लिखना चाहें तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए बी को हम क्या लिखते हैं, ए बी बराबर होता है आपका 10a प्लस में b, इस तरह से लिखते हैं। अगर यहाँ पे a b और c होता तो हम क्या लिखते हैं, अब देखो दो संख्याएं हैं तो एक जीरो आया, मतलब दो संख्या है ना, तो एक a की जगह 1 और b की जगह 0 आया, इसीलिए 10 आया, ठीक है ना। अब 3 संख्याएं हैं तो एक की जगह 1, इसकी जगह भी 0, इसकी जगह भी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100a प्लस। अब 100 का तो हम a तो ले लिया तो a हटा दो, अब कितना बचा, तो b और c बचा, b और c बचा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10b, है ना। और c के पास तो 0 है ही, तो c को हम ऐसे लिख देंगे प्लस में c। क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारे को, ये तो मैंने 3 संख्याओं का बताया, 3 संख्याओं का पूछ सकता है, 2 संख्याओं का ऐसे ही होता है। तो 10a + b, ठीक है ना। 2 संख्याएं होंगी तो 10a + b लिखेंगे, 3 संख्याएं होते हैं तो 100 + 10 प्लस कुछ नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला है 15/6 XYZ, यहाँ पे में का, में यहाँ पे में है, 9 नहीं है, में है, यहाँ पे देखो 15/6 XYZ में XYZ का गुणांक है, XYZ का क्या इसके साथ क्या गुणा हुआ है, तो 15/6 गुणा हुआ है, तो 15/6 कौन सा आंसर है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है कितने ऑप्शंस कर दिए, तो 15 क्वेश्चन हमने सही कर दिए, तो 15 नंबर हमको यहाँ से मिल गए। तो इस तरह से हमको आसान हुआ ना 15 नंबर लेने में, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। समीकरण में सदैव खाली स्थान का चिन्ह प्रयोग होता है, तो कोई भी समीकरण होगी ना, कभी भी खाली समीकरण, कोई भी समीकरण होगी ना, तो उसमें हमेशा बराबर का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे हम सदैव, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लेता हूँ बराबर का चिन्ह, यहाँ पे लिखा बराबर, बराबर, ठीक है, बराबर का चिन्ह जो है होता है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, किसी भी समीकरण में, कोई भी समीकरण उठा लो, दुनिया की कोई भी समीकरण हो गणित की,
उसमें हमेशा बराबर का चिन्ह आएगा, तभी वो समीकरण कहलाएगी। अगर उसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल खाली स्थान होती है। तो वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? आपकी जोड़े में होती है, यानी कि सम होती है ना। समझ में आ रहा है? सम का मतलब क्या होता है? तो सम मतलब कि जोड़े में होगी। जैसे कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या, यहाँ पे भान्यों की संख्या लिखा है, शून्य है, शून्य शून्यों की संख्या। देखो जैसे अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो हमेशा इसका आ जाएगा 100, यानी कि जोड़ा आ गया, यानी कि क्या हो गया? सम, सम संख्या हो गई ना। इसी तरह से दूसरा जो है, अगर हम बात करें 100 का या 500 का कर लो, 500 का स्क्वायर करोगे तो 55 25 और डबल जीरो, फिर डबल जीरो, तो यहाँ पे दो जोड़े आ गए, यानी कि जोड़े में आ रही है ना। ये समझ में आया आपको? तो इस खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? तो हम भर देंगे यहाँ पे सम संख्या होती है, केवल सम संख्या। तो मैं लिख देता हूँ सम संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, सम संख्या होती है। कभी भी वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होगी। सम संख्या देखो, यहाँ पे 4 आया, ये भी सम है, सम है, और यहाँ पे 2 आया, ये भी सम है। चाहे आप कुछ भी कर लो, सम, ये वाली संख्या हमेशा सम आएगी। ठीक है, 2 के टेबल वाली आएगी। 2 आया तो 4 आएगा, अगर ज़्यादा आएगा तो 6 आएगा, 6 आएगा नहीं तो 8 आएगा, नहीं तो आपका 10 आएगा, नहीं तो 12 आएगा। तो इस तरह से शून्य की संख्याएं जो है 2 की टेबल वाली चलेंगी, यानी कि उनकी संख्याएं कितनी होंगी? देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। अगर हम और किसी का वर्ग करते तो 6 आ सकती है, लेकिन कम से कम जो है आपकी सम हो। इसके बाद आते हैं ब्याज का संयोजन खाली स्थान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। देखो ब्याज की दर जब अगर आधी हो रही है तो इसका मतलब उसका संयोजन कैसा हो रहा है? अर्धवार्षिक हो रहा है। तो यहाँ पे ब्याज का संयोजन जो है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर में? आंसर में हम लिख देंगे अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, यहाँ पे अर्धवार्षिक होने पर ब्याज की दर जो है वो आधी हो जाएगी। अगर वार्षिक होता तो पूरी होती, और अर्धवार्षिक हुआ तो आधी होगी। यहाँ पे 2/8 गुणा में x की पावर 4 में x की पावर 4 का गुणांक बताना है, x की घात 4 का गुणांक बताना है। तो x की घात 4 के साथ में क्या गुणा हुआ है? के साथ 2/8 हुआ है, तो 2/8 जो है इसका गुणांक है। उसके बाद में किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो संख्या खाली स्थान से विभाजित होगी। तो सभी को पता है संख्या 5 से विभाजित होगी, 2 से नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? 5 से विभाजित होती है किसी भी संख्या का। देखो जरूरी नहीं है कि वो 2 से विभाजित हो, लेकिन 2 से विभाजित होती है, लेकिन हमारा सबसे मेन जो है वो 5 से विभाजित होती है। तो हमेशा जो है वो 2 से विभाजित होती है और 5 से विभाजित होती है। तो जो भी किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 लिखना सबसे बेस्ट है। ठीक है, 5 आंसर लिखना। देखो जैसे मान लो इकाई अंक 1 है, 1 का अगर इकाई अंक मैंने 0 लगा दिया तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 50 या 52 है, अगर इसका मैं इकाई अंक 0 लगा देता हूँ तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं और कुछ भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, ये 2 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन अपने को 5 लिखना है, आंसर सबसे अच्छा 5 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हुआ। अब आते हैं हम जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए इसको सरल करना है। तो ये आ गए बड़े क्वेश्चन से। बड़े क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि छोटे क्वेश्चन में आप लोगों को जो दिक्कत होती है ना, छोटे क्वेश्चन किस लिए बताए जा रहे हैं कि ताकि आपको पास होने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से 15 नंबर तो आप यहाँ पे ले ही चुके हो, 15 नंबर मैंने ऊपर वाले में बता दिया, और 5 नंबर यहाँ से, तो यहाँ से 20 नंबर तो आपके सीधे सीधे 20 नंबर आपके हो चुके हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 20 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, दूसरे सेट में हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओ, आपको डर ना लगे और आसानी से पास हो जाओ। बाकी बड़े क्वेश्चन भी बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको सारे के सारे PDF जो है दे दूंगा। इसमें कई जगह पे क्वेश्चन का मिसप्रिंट भी है, तो मिसप्रिंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। तो अगर आपको PDF चाहिए इसकी कि सर हमें तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसको सॉल्व करना है हमें, तो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये देखो मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिसप्रिंट भी है कई जगह, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में मिसप्रिंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगले जो वीडियो होगी उसमें हम ये वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 2, और इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके आंसर्स देंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऊपर जो है
आपको मैंने इसमें यहाँ पे ये इसको सब कुछ समझाया कैसे कैसे होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।